नमस्कार किसान भाइयों। आप ये सामने जो वैरायटी देख रहे हैं जो खूबसूरती में लाजवाब है और प्रोडक्शन में भी लाजवाब है और आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि हर किसान की पहली पसंद बन सकता है। मैं आपको दावा नहीं कर सकता क्योंकि किसान को है समय बताएगा कि इसे ये पसंद आता है या नहीं। जो सामने वैरायटी दिख रही है इस वैरायटी का नाम है HI 1650। जो HI है ये इंदौर यूनिवर्सिटी से निकले हुए बीज का कोड होता है। मतलब ये जो वैरायटी है ये इंदौर से निकाली गई है। इसका वैसे नाम जो है पूसा ओजस्वी नाम रखा गया है, जो इसको कोड नेम दिया जाता है। अधिकतर हम देखते हैं कि जो HI संस्थान है वहाँ से जब भी वैरायटी निकलती है तो उसका वो नाम जो है कुछ ना कुछ अलग रख देते हैं। अभी आप सामने जो वैरायटी देख रहे हैं इसके अंदर खूबसूरती में तो इतना नंबर है कि अगर कोई किसान भाई इसे प्लॉट में देखता है तो वो एक ही बात करता है कि भाई साहब इसकी खूबसूरती के लिए इसमें एक काली मटकी आपको टांगनी चाहिए जिससे कि इसको नज़र नहीं लगे। लेकिन बात आती है पैदावार की। पैदावार की अगर हम बात करें तो इसके जो डाटा है वो कोई कम नहीं है। अगर हम इसके प्रोडक्शन का एवरेज यील्ड रिकॉर्ड देखें तो 57.2 क्विंटल हेक्टेयर का इसका एवरेज यील्ड रिकॉर्ड दिया गया है, जो कि सेंट्रल जोन में सबसे हाईएस्ट माना गया है। हमने इससे पहले MSCS 6768 की बात करी थी, उसका पोटेंशियल यील्ड रिकॉर्ड जो है वो सबसे हाईएस्ट था। लेकिन एवरेज यील्ड रिकॉर्ड में इस वेराइटी ने सभी सेंटर पर लगने के बाद MSCS को पीछे कर दिया था, जो कि एक ही साथ रिलीज़ हुई थी। अगर हम बात करते हैं इस वैरायटी की तो जो डॉक्टर जिन्होंने इसे डेवलप किया है उनका ये कहना है कि इसे मौसम के विपरीत होने पर प्रभाव बहुत ही ज़्यादा कम पड़ता है। मतलब जब विपरीत मौसम होता है तो ये जो वैरायटी है उसे जिरा जाती है, मतलब उसमें इसको दिक्कत नहीं आती है। उसी के साथ साथ उनसे हम जब हमने पूरी डिटेल जानी, या हमने कह सकते हैं कि इस वैरायटी को खंगालना चालू किया, तो उनका जो सबसे ज़्यादा की स्ट्रक्चर रहा था, मतलब जो सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा था कि हम इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, उन्होंने का ये कहना है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, मतलब उतार चढ़ाव की जो समस्या आती है टेम्परेचर की, उसको जिराने के लिए हमने इस वैरायटी को डेवलप किया है। अगर हम बात करें हमारे प्लॉट के ऊपर तो आप देख सकते हैं आज की स्थिति में वैरायटी कुछ इस प्रकार लगी हुई है। और इसका जो सीड रेट है हमने 35 किलो 35 kg रखा था, और वैरायटी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम टिलरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट टिलरिंग कैपेसिटी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि क्या ये वैरायटी किस जोन के लिए कैपेबल है, तो इसे बेसिकली सेंट्रल जोन में जितने भी एरिया है उसके लिए निकाला गया है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी आ रही है तो लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट जाएगी, जो कि कोई विशेष हाइट नहीं है। गवर्नमेंट के जो डेटा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये वैरायटी आने वाले समय में हमारे सेंट्रल जोन के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा वैरायटी होने वाली है। जो HI संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है। उनका इसलिए कहना है क्योंकि उन्होंने उसके हर सेगमेंट पर काम किया है। अगर बात की जाए 1650 में उन्होंने मेजर क्या सेगमेंट पे काम किया है, तो सबसे पहले दाने की क्वालिटी पर काम किया है। गवर्नमेंट ने ये निश्चित करने की कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आयरन और जिंक जो है इसके दाने में पहुंचा सकें, जिससे कि ये फूड ग्रेड वैरायटी बन जाए। और इसे रिलीज़ भी उसी सेगमेंट पर किया गया है। ये जो है फूड ग्रेड, मतलब जो खाने वाली वैरायटियां हैं उनके तहत रिलीज़ की गई है। इसका मतलब ये कि इसका जो दाना है वो चमकदार आपको मिलेगा, शाइनी दाना मिलेगा, जिससे कि आपको मंडी रेट जो है वो अच्छा मिल सके। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इसने हीट कितना सहन किया, तो हीट स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये सहनशील है। लेकिन लॉजिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल वैरायटियाँ चल रही है उनसे तो इसमें लॉजिंग कम है, मतलब झुकने या गिरने की समस्या कम है। लेकिन अगर आप MSCS से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा इसमें लॉजिंग उससे ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन प्रोडक्शन भी जो है आपको 1 क्विंटल
20 किलो ज़्यादा प्रति हेक्टेयर को मिलेगा। अब इसका पोटेंशियल यील्ड रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि हमने इसका इतना पोटेंशियल यील्ड रिकॉर्ड चेक किया। अगर आपको इसका डाटा पता है कि पोटेंशियल यील्ड रिकॉर्ड इसने कितना लिया है तो आप हमारी चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर मैच्योरिटी डेज़ की बात की जाए तो ये करीब 125 दिन की मैच्योरिटी में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन किसान भाइयों ने अर्ली सोइंग करनी होती है उन किसान भाइयों के लिए ये गेहूँ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। मेरा जो बेसिकली मानना ये होता है कि जो भी लेट वैरायटियाँ होती है उनमें पैदा होने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें समय ज़्यादा मिलता है। चूँकि ये वैरायटी बाकी जितनी हमारी ट्रेडिशनल वैरायटियाँ जो अभी रिलीज़ हो रही हैं उनसे 4 से 8 दिन लेट है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि प्रोडक्शन में भी ये ज़्यादा जा सकती है। बाकी समय बताएगा, क्योंकि हमारे प्लॉट पर जब यील्ड निकलेगी तब हमें इसका सही आकलन लग सकेगा। दूसरी अगर हम बात करें कि क्या ये वैरायटी अभी तक कैसा परफॉर्म करी है हमारे प्लॉट में, क्योंकि इंस्टीट्यूट के जितने डेटा थे वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर हमारे प्लॉट की बात की जाए तो मैं ये मानता हूँ कि अभी तक की जितनी भी मैंने वैरायटियाँ देखी है उनमें इसका परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सीलेंट मुझे देखने को मिला। सबसे पहले तो इसकी अट्रैक्टिव लुक, मतलब अगर आप देखोगे तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो जो भी किसान भाई से पहली बार देखता है वो यही कहता है कि भाई साहब ये वैरायटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। उसी के साथ साथ इसके अंदर रिकवरी की क्षमता, शुरू में हमारे यहाँ पर ये काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन धीरे धीरे करके इसने अपने आप को डेवलप किया, टिलर्स निकाले और आज के समय में 35 किलो के बाद भी पूरा एरिया पैक कर चुका है। मतलब इसमें कहीं से कहीं तक कोई गैप नहीं है। जहाँ पर सघनता पहले हो चुकी थी वहाँ वालियाँ हेड ली है, जहाँ सघनता लेट हुई वहाँ पर अभी भी गबोट इसकी चल रही है। अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो जब 125 दिन पर जा रही है तो मैं ये मानता हूँ कि ये पूर्णतः दाना भरने की प्रोसेस तक जा सकता है। अब बात आ जाती है पौधे को पहचानने की स्थिति, क्योंकि किसान भाई जब 1650 लेगा या किस किसान भाई को 1650 पसंद आएगा तो वो कैसे पहचान करेगा इस पौधे को। तो पौधे को पहचान करने के लिए सबसे पहला ये तरीका है कि जब भी ये बाली की स्टेज पे आएगा तो इसका जो कलर है वो भूरा हो जाता है। नीचे जो स्टेम होता है इसके अंदर ये भूरापन दिखाई देता है, जिसे आप रगड़ोगे तो आपको अंदर काला, मतलब जो पौधे का एक्चुअल कलर है वो दिखने लगता है। ये जो भूरापन है ये बताता है कि ये एक्सेसिव तरीके से फूड को अपने अंदर रखता है, मतलब खाना जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने की क्षमता रखता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी बाली किस प्रकार दिखाई देती है। तो जो इसकी बाली है, अगर आपने श्रीराम सीड्स देखे हैं तो उन्हीं के प्रकार की इसकी बाली दिखाई देती है, जिसमें कि आपको खासा गेप थोड़ा सा नज़र आता है, मतलब गेपिंग जो है आपको सीड में नज़र आती है। और इसकी जो बाली है नीचे से मोटी, मतलब नीचे से मोटी और ऊपर जाते जाते ये पतली होती नज़र आएगी। और इसकी जो बाली है उसका कलर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाली नज़र आती है, जैसे कि आपको वीडियो में लाइव दिख रही है। अगर आपको बाली की पहचान करनी है तो आप इस वीडियो का पिक्सल बढ़ा लें, मतलब इसको 180 पर ले जाएंगे तो आपको जो बाली हमारे खेत में लाइव दिख रही है ये आपको दिख जाएगी। उसके साथ साथ अगर हम हाइट की बात करें, क्योंकि बाली का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसकी हाइट कैसी है, तो हाइट विशेष ज़्यादा मेरे को ऑब्जर्व नहीं हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बाली के साथ बहुत ज़्यादा हाइट ले ली। जैसे हमारे यहाँ पर एक साल HD 3226 आया था जिसकी बाली इससे भी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन उसकी हाइट इससे इतनी ज़्यादा बड़ी थी, लगभग 10 सेंटीमीटर के से भी ऊपर, 15 सेंटीमीटर के लगभग इससे एक्सेसिव गया था। जबकि हमने लिहोसिन का स्प्रे किया था और थोड़ी सी हवा चलने पे लॉजिंग हो गई थी, तो उस चीज़ से ये बचा हुआ है। इसका स्टेम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं इसके स्टेम में काफ़ी हार्डनेस है, जिससे कि ये लॉजिंग जो है उसको कुछ हद तक तो प्रतिरोध करेगा ही करेगा।
बाकी आगे समय आपको बताएगा। हम जो है दोनों वैरायटी हमारे पास जो लगी हुई है, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, उन दोनों को एक साथ कटाएंगे और आपको ऑब्जर्वेशन में डिटेल बता देंगे। अगर आप मेरे बीज की बात करो कि भाई साहब आप इतनी बातें कर रहे हो तो आपके पास बीज कहाँ से आया, तो मेरे पास पूसा संस्थान का बीडर बीज HI 1650 का इंस्टीट्यूट से लिया हुआ है, जो कि इस प्लॉट में बोया हुआ है। मेरे पास जितना भी बीज था वो पूरा इंस्टीट्यूट का है, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि मेरा बीज ओरिजिनल है। अगर आप इस वीडियो को देखकर 1650 खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इस वीडियो की हर बारीकी को ऑब्जर्व करें और उसके बाद आने वाले समय में आप अपने प्लॉट के लिए 1650 ले सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी भी वैरायटी को लार्ज स्केल पर किसी को भी देख कर ना ट्राई करें। आपके यहाँ जो ट्रेडिशनल वैरायटी चल रही है उसमें से आपको 1% या 10% का हिस्सा ही नई वैरायटी को देना है, जिसमें आप चेक कर सकें कि क्या हमारी पुरानी वैरायटी से ज़्यादा इनकी ईल्ड आ रही है। अगर आती है तो आप उसे लगाएं, वरना नहीं लगाएं। और नई वैरायटी को मिनिमम आपको एक बार थोड़े से हिस्से में ट्राई ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या है कि जैसे जैसे विपरीत मौसम बन रहा है, इनसे लड़ने वाली अगर वैरायटी रिलीज़ हो रही है तो वो आपके पास समय से आकर के आपको आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। तो ये है पूरी डिटेल इस 1650 की। इसके जो अट्रैक्टिव की फैक्टर हैं वो हैं इसका दिन, लेट मैच्योरिटी मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन। दूसरा अगर हम बात करें तो एवरेज यील्ड इसकी सबसे हाईएस्ट है अभी तक 57.2 क्विंटल हेक्टेयर। तीसरी अगर हम बात करें तो लॉजिंग जो है इसके अंदर कम आएगी, ऐसा HI का कहना है। और चौथी हम बात करें तो वैज्ञानिक का विश्वास इसके ऊपर इतना है कि वो कहते हैं कि आने वाले समय में HI 1650 पूरे सेंट्रल जोन के लिए एक वरदान साबित होगा। तो यही सब कुछ है HI 1650 के लिए। बाकी आपको आगे हमारी वीडियोस में इसकी पूरी डिटेल मिलती रहेगी, जब तक हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।